हेलो बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर केमिस्ट्री मैम। एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं बेटा जो हम पढ़ रहे थे, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिस दिन हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हम लोग क्या क्या कवर कर चुके हैं बेटा। फर्स्ट डे हमने एकदम बेसिक्स पढ़े थे, जिस दिन हमने लिगेंड क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कैलकुलेट करना सीखा। नेक्स्ट डे हमने नॉमेनक्लेचर सीखा। उसके नेक्स्ट डे हमने वर्नर थ्योरी, फैक्टिव एटॉमिक नंबर, उसके बाद वीबीटी, और उसके बाद हमने सीएफटी को कवर किया। सीएफटी को हमने 2 क्लासेस में कवर किया है। सीएफटी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ। क्लियर? कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। रेस्ट बेटा और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उसके ऊपर। और एक क्वेश्चन है, आई थिंक काफी बच्चों ने वो डाउट्स लिखा है कि वो कॉम्प्लेक्स मैम टेट्राहेड्रल था, लेकिन आपने उसका स्प्लिटिंग इक्वेशन ऑक्टाहेड्रल फॉर्म में लिख दिया है। हम बिल्कुल अभी उससे गो थ्रू होंगे बेटा। वो जो डाउट सेशन होगा ना, उसमें हम सारे डाउट्स लेंगे। आज का जो हमारा टारगेट है बेटा, वो हमारा टारगेट है कि हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि बेटा हमने कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो फैक्ट बेस्ड है, जो थ्योरेटिकल कंटेंट है, लेकिन क्वेश्चन तो वहां से भी आ सकता है। और अगर क्वेश्चन वहां से आया तो वो हमसे बनना चाहिए, क्योंकि हमें इस चैप्टर में भी पीएचडी करना है। ठीक है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स कवर करेंगे। नेक्स्ट बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जिसके बारे में स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या होता है। एंड थ्योरेटिकल पोर्शन बेटा एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यानी कि जहां पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है उन कंपाउंड्स की क्या क्या एप्लीकेशंस है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बेटा जो होमवर्क मैंने आपको दिया था। और वो होमवर्क डिस्कस करने से पहले बेटा मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किए थे बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग सीएफएससी। तो मेरे से कुछ बच्चों ने, पहले मैं लिख देती हूँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बेटा, दैट इज क्विक रिवीजन। कुछ बच्चों ने डाउट पूछा कि मैम आपने ये तो बता दिया कि कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को। क्लियर? लेकिन हम प्रायोरिटी किसको दें? हम प्रायोरिटी किसको दें बेटा? ऑब्वियस है, सबसे पहले अगर सारे के सारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप किसको दोगे? आपके पास यही बचता है कि स्टेप 1 सबसे पहले आप देखोगे सेंट्रल मेटल एटम को। अगर मेजर डिफरेंस 3D 4D 5D सीरीज का है तो बिल्कुल 3D सीरीज वाले का सबसे कम CFSE होगा, देन 4D एंड देन 5D। क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट तब चेक करना है जब लिगेंड भी सेम हो, सेंट्रल मेटल एटम भी सेम हो। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, सेंट्रल मेटल एटम सेम है, क्या बेटा? अगर कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, अगर सेंट्रल मेटल एटम सेम है, इन दैट केस आपको कंपेयर करना है लिगेंड की स्ट्रेंथ। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा उसका CFSE उतना ज्यादा होगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट, अगर आपको 3 कंपाउंड दे दिए, 4 कंपाउंड दे दिए और उनमें डिफरेंस ज्योमेट्री का है, तो बेटा ये फर्स्ट वाला जो फैक्टर है ना 3D 4D 5D वाला, क्लियर? लाइक तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा ना तभी ये कंफ्यूजन आएगा। अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले भी हैं, 4 वाले भी हैं, तब सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री हेल्प करेगी आपको। तो सबसे ज्यादा स्क्वायर प्लेनर की, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल, और सबसे लास्ट में आता है दैट इज टेट्राहेड्रल। जब भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आएगा आप अपने आप अप्रोच कर पाओगे कि यहाँ पर लग क्या रहा है। कभी ऐसा नहीं होगा कि हम प्रायोरिटी किसको दें। लिगेंड को प्रायोरिटी तभी देंगे हम जब सेंट्रल मेटल एटम सेम होगा। क्लियर? रेस्ट, अगर आपके पास सेम सीरीज के एलिमेंट्स है तब तो स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के बेसिस पर ही आंसर करोगे। ठीक है बेटा? ये 3 स्टेप थे, तो इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको अपने आप स्ट्राइक करेगा कि मैं यहाँ पर कौन सा फैक्टर अप्लाई करूं। तो हमने जो डिस्कस किए थे वो क्या थे बेटा? फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSE। क्योंकि हमने CFSE को कैलकुलेट करना तो सीख लिया, CFSE को कैलकुलेट करना सीख लिया, तो कौन कौन से फैक्टर्स थे?
जिनसे हम डायरेक्टली निकाल सकते थे। तो हमने क्या पढ़ा था बेटा? पहला फैक्टर, नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम आपका कहां से बिलोंग करता है। अगर 3D सीरीज का है, 4D सीरीज का है, 5D सीरीज का है, तो जितना ज्यादा डाउन द ग्रुप जाएंगे साइज बढ़ेगा, CFSE उतना ज्यादा होगा। क्लियर? नेक्स्ट बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है CFSE। नेक्स्ट बेटा, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा, CFSE उतना ज्यादा होगा। क्लियर बेटा? ये मेजर फैक्टर्स हमने डिस्कस किए थे। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और एप्लीकेशंस में हमने क्या डिस्कस किया था बेटा? एप्लीकेशंस में हमने डिस्कस किया था कि हमसे सीधा सीधा CFSE पूछ सकता है, हमसे कलर पूछ सकता है। क्लियर? तो एक बच्चे ने डाउट पूछा है, मैम ई एब्जॉर्ब्ड और ई ऑब्जर्व्ड में कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा देखो ध्यान से, फिर से समझा रही हूँ। ये 5D जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। क्लियर? ये 5D जनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी स्प्लिटिंग हुई थी। तो ऊपर वाले का नाम EG हुआ करता था, नीचे वाले का नाम T2G हुआ करता था। एक कहानी की तरह समझो इसे। मान लो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन था, एनर्जी एब्जॉर्ब किया। भाई कोई अगर हायर स्टेट में जा रहा है तो एनर्जी लेकर ही तो जा रहा होगा। तो जो एनर्जी वो लेकर जा रहा है वो कौन सी एनर्जी होगी? वो एनर्जी होगी एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। जो उस इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की और वो हायर ऑर्बिटल में गया। अब वो हायर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा है, इसीलिए हम उसको एक्साइटेड स्टेट भी बोल देते हैं और अपने T2G को ग्राउंड स्टेट बोल देते हैं। अब इस केस में ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके गया, हाईली अनस्टेबल था, लौट कर वापस आया। जब लौट कर वापस आया तो जिस रीजन में भी आया, लेकिन वो एनर्जी कौन सी कहलाएगी? ऑब्जर्व्ड। आफ्टर प्रैक्टिकल क्या किया? ऑब्जर्व किया। तो ये जो एब्जॉर्ब्ड है ये ऑब्जर्व्ड है, जो हमको ऑब्जर्व हुआ, ये उस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वी कैन से इट एनर्जी रिलीज्ड, और वी कैन से इट एमिटेड एनर्जी, इवॉल्व्ड एनर्जी। अब इस केस में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था बेटा। हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है E बराबर H न्यू, और हमने क्या पढ़ा है? दैट E बराबर HC अपॉन लैम्डा। अब इस केस में बेटा यहां पर ये जो हमारे पास एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है, इसका जो लैम्डा होगा वो क्या कहलाएगा? लैम्डा एब्जॉर्ब्ड। क्लियर? और ये जो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है ये जस्ट रिवर्स है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा? ऑब्जर्व्ड एनर्जी के, जो हमें ऑब्जर्व हुई। अब इस केस में बेटा यहाँ पे ध्यान से देखो कि अगर इनका आपस में ये रिलेशन है तो इनकी वेवलेंथ का आपस में क्या रिलेशन होगा? अगर E एब्जॉर्ब्ड लैम्डा एब्जॉर्ब्ड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये E ऑब्जर्व्ड के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और E ऑब्जर्व्ड अपनी वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वो ऊपर चला जाएगा लैम्डा ऑब्जर्व्ड। तो बस आपको यही रिलेशन तो याद रखना था। और इसका कंक्लूजन भी कब आया? जब उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में बताया। कैसे? कि जिस कलर को एब्जॉर्ब करके, जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो हायर स्टेट में गया है, उसके जस्ट एंटी पोजिशन पे जो आपका कलर प्रेजेंट है वो उसको इवॉल्व करेगा। तो विबग्योर का बस आई हटा दो। अगर किसी ने वॉयलेट कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो येलो कलर एमिट करेगा। अगर उसने रेड कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है तो ग्रीन कलर एमिट करेगा। अगर उसने ब्लू कलर की लाइट एब्जॉर्ब की है तो वो ऑरेंज कलर एमिट करेगा। बस इस वजह से ये कंसेप्ट आया और हम रिलेट कर सकते हैं। और ये एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, कोई उतनी ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके जा सकता है जितनी उसके पास क्या है? गैप बिटवीन T2G एंड EG।
जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। क्लियर बेटा? तो CFSE के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब रिलेट कर लोगे, फिर भी कोई दिक्कत आएगी वापस डिस्कस कर लेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले होमवर्क। यस बेटा, पहला क्वेश्चन मैंने होमवर्क आपको क्या दिया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स विल बी कलर्ड। आई थिंक ये क्वेश्चन तो हो गया था, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं, मे भी होगा तभी यहाँ पर लिखा हुआ है। यस बेटा, तो हमें ये देखना था कि इनमें से कौन सा कंपाउंड कलर्ड है। काफी बच्चों ने आंसर सेंड किए हैं, वो भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले भी यहाँ पे सारा डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा कंपाउंड कलर होगा। तो कलर शो करने के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। क्लियर? तो इसे आप VBT से भी बता सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ए हमको क्या दिया, CO NH3 होल 6+3। क्लियर? तो अब यहां पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया, +3। और अमोनिया, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, आफ्टर आयरन प्रेजेंट होता है कोबाल्ट, तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा। अगर अमोनिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम करेगा तो पेयरिंग होगी ही होगी। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है कोबाल्ट का 3d7 4s2। इसके अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ये क्या हो गया, 3d6। अब इस केस में अगर इसके 3d के इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे तो आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। आप इसको VBT से भी बता सकते हो। तो आपने इलेक्ट्रॉन्स को भरा तो पेयरिंग होगी। क्यों? क्योंकि एलिमेंट्स आफ्टर आयरन इन 3d सीरीज, एक पॉइंट लिखवाया था मैंने, अमोनिया एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और अगर अमोनिया इसके लिए स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम कर रहा है तो बिल्कुल पेयरिंग होगी। तो 1 2 3 4 5 6 ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो यानी कि ये कोई कलर शो नहीं करेगा, नो कलर इज ऑब्जर्व्ड। बी कंपाउंड देखेंगे बेटा, हमको बी क्या दिया था, बी हमको दिया था दैट इज CO कोबाल्ट F6-3। क्लियर? अब इस केस में सेंट्रल मेटल एटम है, सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। वो कितनी आ गई बेटा, +3। कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d7 4s2, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या आ गया, 3d6। लेकिन ये जो फ्लोरीन है ये कैसा लिगेंड है बेटा, ये एक वीक लिगेंड है। अगर ये वीक लिगेंड है दैट मीन्स कि यहां पर पेयरिंग नहीं होगी, और अगर यहां पर पेयरिंग नहीं होगी तो 3d ऑर्बिटल के अंदर जब हम इन 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे, आप चाहो तो T2GeG में भर के देख लो, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, 1 2 3 4 5 6। हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो भी 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि ये कलर शो करेगा, शोज कलर। क्लियर? नेक्स्ट हमको क्या दिया, CrCN6-3, दैट इज CrCN6-3। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना। क्रोमियम सेंट्रल मेटल एटम है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहां से कैलकुलेट करने पर कितनी आएगी, +3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रोमियम का 3d5 4s1, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए, क्या आ जाएगा बेटा, 3d3। क्लियर? अब इस केस में साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है दैट मींस पेयरिंग होगी ही होगी। लेकिन पेयरिंग हो या ना हो, 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3d के अंदर इलेक्ट्रॉन 3 है, पेयरिंग करवाने के बाद भी एक इलेक्ट्रॉन तो अनपेयर्ड है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये भी क्या करेगा, कलर शो करेगा। नेक्स्ट देखना बेटा, डी हमको क्या दिया है, दैट FeCN6-3, ध्यान से देखना बेटा, आई थिंक ये मैंने डिस्कस करा दिया था क्लास में। नेक्स्ट ये FeH2O होल 6+3, डी हमको दिया है FeH2O होल 6+3, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +3, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2, अब ये कितना हो गया 3d5,
वाटर कैसा लिगेंड है? वीक लिगेंड है। अब इस केस में यहाँ पर पेयरिंग नहीं होगी, 3D के ये ऑर्बिटल हैं, कितने हैं हमारे पास? 5 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया विदाउट पेयरिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कि कलर शो करेगा। क्लियर? तो एक सिंगल CFT से हम कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं देख चुके हो बेटा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द CFSE ऑफ कॉम्प्लेक्स विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है विद CFSE, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर ऑर्डर नहीं पूछा है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हमसे कैलकुलेट करवाया है। ठीक है, तो सबसे पहला कॉम्प्लेक्स जो हमको दिया है वो कौन सा दिया है बेटा? दैट इज CuCl4 होल -2। यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बेटा? कैलकुलेट कर लेना, +2 आएगी। 3d7 4s2 होता है, ये हो गया 3d7। डी के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन है, लिगेंड कैसा है? वीक है। अगर बेटा यहाँ पर वीक लिगेंड है तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनेगा बेटा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या हो गया बेटा? T2G5Eg2, ये हो गया स्प्लिटिंग इक्वेशन। तो यहां से इसकी CFSE भी कैलकुलेट कर देते हैं। तो CFSE ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला अप्लाई किया तो -0.4 इंटू 5 प्लस 0.6 इंटू 2, तो यहां से कितना आ गया? -2.0 प्लस 1.2, तो यहां से आ गया -0.8। और यहाँ पर 2 पेयर्स भी थे, तो ये आ गई इस ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की CFSE। क्लियर? यही करना था हर क्वेश्चन में। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल हमें क्या दिया बेटा? FeCl6 होल -3। पहला काम, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 3d6 4s2, 3d6 4s2 था, 3 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बचा 3d5। डी में 5 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड कैसा है बेटा? वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होता तो कैसा कॉम्प्लेक्स बनता था? हाई स्पिन, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन पहले ऊपर जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे? 1 2 3 4 5। तो इसका स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या आ गया बेटा? दैट इज T2G3Eg2। CFSE निकाल देते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय -0.4 -1.2 प्लस 1.2, क्योंकि 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां से CFSE आ गई इसकी 0। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड वन हमको दिया था FeCN6 होल -4, दैट इज FeCN6 होल -4। पहला काम, सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, निकाल लेते हैं। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आई +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद ये आ गया 3d6, ये रहा 3d, ये रहा। अब इस केस में डी में 6 इलेक्ट्रॉन है। लिगेंड कैसा है बेटा? साइनाइड, स्ट्रॉन्ग है। अगर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो इस केस में पेयरिंग होगी, यानी कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो स्प्लिटिंग इक्वेशन आ गया T2G6Eg0, और CFSE कितना आ गया? 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4, दैट इज -2.4 प्लस 3 पेयर है, तो 3 पेयर डेल O, ये आ गई इसकी CFSE। क्लियर? नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या दिया था बेटा? NiCl4 -2। देखना ध्यान से, NiCl4 -2। सबसे पहला काम, निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आई +2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल का कितना होता है? 3d8 4s2। 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d8। डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो है क्लोरीन, कैसा लिगेंड है बेटा? क्लोरीन होता है वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है, पेयरिंग नहीं होगी, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यानी कि हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरोगे बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका स्प्लिटिंग इक्वेशन क्या आया बेटा? T2
T2G6 Eg2। अब इस केस में CFSE निकाल देते हैं। तो 6 मल्टीप्लाई बाय कितना बेटा, -0.4, तो ये आया -2.4 प्लस 1.2 प्लस 3 पेयर है, तो यहां से आ गया -1.2 प्लस 3 पेयर डेल ओ। ये आ गई CFSE इस कॉम्प्लेक्स की। क्लियर। नेक्स्ट वन देखेंगे बेटा, क्या दिया था ई हमको दिया था CuI4 -2। ठीक है, ई हमको दिया था बेटा CuI4 होल -2। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, +2 आया। तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बेटा, 3d10 4s1, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d9। डी में 9 इलेक्ट्रॉन, लिगेंड वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, कॉन्फ़िगरेशन क्या आना है, T2G6 Eg3। इसका CFSE कितना आ जाएगा बेटा, 6 मल्टीप्लाई बाय -0.4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 0.6, और पेयर कितने हैं, 4 पेयर। क्लियर, 3 T2G के 1 Eg का, तो कितना आ गया, -2.4 प्लस 1.8, यहां से कितना आ गया बेटा, -0.6 प्लस 4 पेयर, यह आ गया इसका CFSE। क्लियर। नेक्स्ट देखना बेटा, क्या कॉम्प्लेक्स है, FeH2O होल 6 प्लस 2। F हमको दिया FeH2O होल 6 प्लस 2। पहला काम ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना, +2 आया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2 होता है, 3d6 d में 6 इलेक्ट्रॉन है। वाटर कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। वाटर एक वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन बनेगा। इलेक्ट्रॉन्स को कैसे भरोगे, 1 2 3 4 5 6, तो स्प्लिटिंग इक्वेशन आ गया T2G4 Eg2। यहां से अगर हम CFSE निकाले तो -0.4 इंटू 4 -1.6 प्लस 1.2 कितना आ गया, -0.4 प्लस पेयर कितने हैं, 1 पेयर डेल ओ। ये आ गई इसकी CFSE। नेक्स्ट हमको क्या दिया था बेटा, दैट इज COH2O होल 6 प्लस 3। अगेन सेम कंसेप्ट, वाटर वीक लिगेंड है, तो बेटा अब ये 4 रह गए हैं, इनका निकाल लेना। अगर इन चारों में फिर भी कोई डाउट आए, मैं हाईलाइट कर रही हूं GHIJ, अगर इन चारों में कोई भी डाउट आए आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं इन्हें भी डिस्कस कर दूंगी। समझ तो आ गया होगा बेटा, सेम कंसेप्ट फॉलो हो रहा है सब जगह, किस तरीके से हमें इन एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। पहली बात तो हमें पता हो कि मेटल कार्बोनिल्स होते क्या हैं, सुनते आ रहे हैं लेकिन होते क्या। हमने इस मेटल कार्बोनिल का नाम सुना था इफेक्टिव एटॉमिक नंबर में, जब हमने EAN कैलकुलेट करना सीखा था। क्लियर। तो अगर मैं बात करूं बेटा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का, तो वहां पर हमने कुछ मेटल कार्बोनाइल्स में नंबर ऑफ CO देखा था। पहली बात बेटा, कभी भी कंपाउंड को देखकर कंफ्यूज मत होना, अगर कार्बन बड़ा है और O छोटा है तो ये रिप्रेजेंट करता है कोबाल्ट को। क्लियर, ये एक मेटल है, डी ब्लॉक मेटल है। वहीं पे बेटा कार्बन और ऑक्सीजन बराबर है तो ये एक लीगेंड है, और इस लीगेंड का नाम क्या है, इस लीगेंड का नाम है कार्बोनिल। ये एक न्यूट्रल लीगेंड है। क्लियर, ये एक एम्बिडेंटेड लीगेंड है, याद है, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं, समझना बेटा ध्यान से। तो बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स में बॉन्डिंग कैसे होती है ये भी हम जानेंगे। पहले हम जानते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक का नाम हमने ऑर्गेनिक में भी सुना हुआ है। तो बेटा वो हर कंपाउंड जहां पर कार्बन डायरेक्टली बॉन्ड बनाए, या तो किसी मेटल के साथ या किसी मेटलॉइड के साथ, तो वो हर कंपाउंड क्या कहलाएगा, वो हर कंपाउंड कहलाएगा दैट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर। तो इसको हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स हैविंग
कंपाउंड्स हैविंग कार्बन मेटल बॉन्ड, या तो कंपाउंड में कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट हो और या फिर कार्बन मेटलॉइड बॉन्ड, यानी कि कार्बन डायरेक्टली किससे बॉन्डेड हो, कार्बन किससे डायरेक्टली बॉन्डेड हो बेटा, मेटल से, या कार्बन बॉन्डेड हो डायरेक्टली किसी मेटलॉइड से, तो उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, आर कॉल्ड, उन्हें हम कहते हैं दैट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। क्लियर? ध्यान से देखना बेटा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी, आपको बताना है कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक है ही नहीं, है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आपने नाम सुना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नाम तो जरूर सुना होगा। क्या बेटा? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला क्या होता था बेटा? CH3Mg Br, यही फॉर्मूला होता था बेटा। यहां पर ये मैग्नीशियम क्या है, ये मैग्नीशियम एक मेटल है या नहीं, बताओ जल्दी। और ये क्या है? कार्बन। तो यहां पर अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में तो बॉन्ड है, या हाइड्रोजन मैग्नीशियम के बीच में? कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में डायरेक्टली एक बॉन्ड है। ये बॉन्ड यहीं से टूटता था ऑर्गेनिक में, तभी तो इस पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव आता था, क्योंकि मेटल इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन कार्बन। कार्बन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तभी तो ये बॉन्ड यहां से टूटता था। तो ये क्या है? ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं। अगर इनके बीच में सिग्मा बॉन्डेड है तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अगर इनके बीच में पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इजी। अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर कार्बन का डायरेक्टली मेटल के साथ बॉन्ड है या कार्बन का डायरेक्टली मेटलाइट के साथ बॉन्ड है, आइदर सिग्मा आइदर पाई, वो एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है। सिंपल। क्लियर? अब मैं आपको कंपाउंड दे रही हूं बेटा, आपको यहां पे आइडेंटिफाई करना है कि वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है या नहीं। क्लियर? सी, इन कॉम्प्लेक्सेस में आपको बताना है कि इनमें से कौन ऑर्गेनोमेटेलिक है, कौन ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। पहला एग्जांपल आपके आंखों के सामने है, दैट इज RMGX। बताएंगे बच्चों कुछ RMGX के बारे में? क्या बोलते हैं हम इन्हें? हम इन्हें बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बड़ा पढ़े हैं हम लोग इसे ऑर्गेनिक में, और ऑर्गेनिक में हमने जब इसे पढ़ा था तो ये RMGX होता है। कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है मैग्नीशियम से, पता है ना? तो बिल्कुल ये एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। CH3 ट्वाइस Zn, बेटा Zn एक मेटल है, अगर इसके साथ दो CH3 लगे हुए होंगे तो वो इसी तरीके से लगे हुए होंगे। तो भाई जिंक क्या है? मेटल, कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है या नहीं है? तो ये भी कैसा कंपाउंड है? ऑर्गेनोमेटेलिक। यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ इतना पहचानना है कि ये कंपाउंड ऑर्गेनोमेटेलिक है या ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। नेक्स्ट बेटा, सिलिकॉन। सिलिकॉन की अगर हम बात करें तो सिलिकॉन वाला कंपाउंड कैसा है? आपने पढ़ाई है इसके बारे में, ये एक मेटलॉइड है। तो किस तरीके से होता है ये सिलिकॉन? जिसके साथ क्या लगे हुए हैं? टेट्रा मिथाइल साइलिन बोलते नहीं बोलते इसे। अब इस केस में ये सिलिकॉन क्या है? पढ़ते आ रहे हैं नहीं? ये क्या है? ये एक मेटलॉइड है। ये अगर एक मेटलॉइड है तो ये डायरेक्टली किसके साथ बॉन्डेड है? कार्बन के साथ। तो ये भी कैसा हुआ? ये भी आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हुआ। नेक्स्ट बेटा क्या है? AlO, मतलब ट्राई इथॉक्सी एल्यूमिनियम। अब इस केस में 3 O2 ये एल्यूमिनियम के साथ 3 इथॉक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। अब इस केस में बेटा एल्यूमिनियम से डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन या नहीं है? नहीं है। एल्यूमिनियम इज अ मेटल। क्लियर? कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड नहीं है, तो इट इज नॉट अ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? नेक्स्ट वन, R2CuLi। क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम बोलते हैं जिल्मान्स रिएजेंट। 11th क्लास हाइड्रोकार्बन्स कोरे हाउस सिंथेसिस में आपने इसको यूज किया हुआ है, याद है बेटा? अब यहां पर ये कॉपर क्या है? मेटल।
आर क्या है, एल्काइल। डायरेक्टली बॉन्ड प्रेजेंट है या नहीं, बिल्कुल। मेटल और कार्बन के बीच में सीधा सीधा बॉन्ड है, ये भी क्या हुआ, एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। नेक्स्ट बेटा, ये क्या है अपना, बोरोन। ट्राई इथॉक्सी बोरोन। दिखने में ऐसा लग रहा है कि कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड है बोरोन से, ना जी, ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। नेक्स्ट देखो बेटा, H3BO3, यहाँ तो कार्बन ही नहीं है, कंपटीशन से बाहर। क्लियर, जहां कार्बन है ही नहीं वो तो पहले कंपटीशन से बाहर हो गया। नेक्स्ट बेटा, हाँ, टेट्रा इथाइल लेड, इसको हम पढ़ेंगे आज जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या बोलते हैं बेटा, टेट्रा इथाइल लेड। इसको आपने एज अ रिएजेंट यूज किया है हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज में, एल्काइंस में भी पढ़ा हुआ है। लेड क्या है बेटा, लेड एक क्या है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, मेटल हो गया। C2H5, ये भी क्या है अपना, बिल्कुल एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नेक्स्ट बेटा, LiCH3, क्या है ये, LiCH3, और यहाँ पर भी लिथियम एक मेटल है, कार्बन एक नॉन मेटल है, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ पहचानना सीखा है कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, कौन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। जब जब कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किसी मेटल के साथ, या कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है किसी मेटलॉइड के साथ, तो वो कहलाता है क्या, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर। तो यहां पर अभी तक आपने रिएजेंट्स के नाम सुने थे, बस मैंने आपको डेफिनेशन से यही समझाना था, दैट्स ऑल अबाउट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब पढ़ते हैं बच्चों इनके क्लासिफिकेशन के बारे में। यस बेटा, आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इसके हमारे पास दो टाइप होते हैं बेटा, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है असिमेट्रिकल। तो हमारे पास सिमेट्रिकल की अगर मैं बात करूं बेटा, फॉर एग्जांपल जिंक है, अब इसके साथ जो दोनों कंपाउंड्स लगे हुए हैं अगर वो सेम है तो ये कैसा हो गया, ये हो गया सिमेट्रिकल। अगर हमारे पास कोई एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसके साथ जो दो कार्बन के ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अगर डिफरेंट है तो वो कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल हो गया। सिंपल, ये डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है बेटा, देख लो एक बार ध्यान से, एग्जाम्पल में फिर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अटैच्ड विद द मेटल आर सेम। देखो ये आपका मेटल था, ये आपका मेटल था, इसके साथ दो ऑर्गेनिक कंपाउंड लगे हुए हैं, कौन कौन सा बेटा, मिथाइल और मिथाइल, ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो ये हो गया सिमेट्रिकल। और यहाँ पर ये क्या है बेटा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड लिखा हुआ है यहाँ पे इथाइल, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, तो ये कैसा हो गया बेटा, ये क्या है अपना मेटल, इसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो ये कैसा हो गया, अनसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो इनके एग्जांपल्स एक बार हम फिर से लिख देते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हम लिख चुके हैं, दैट इज जिंक CH3 CH3। आप एक ही बार लिख लेना बेटा, यही वाली स्लाइड उसको स्किप कर देना, जिंक CH3 C2H5। तो ये हो गया हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अब मैंने आपको बताया ना कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी दो तरीके के होते हैं, इसको मैं यहीं पे बता देती हूँ। ये पहला क्लासिफिकेशन था, ये पहला क्लासिफिकेशन था। दूसरा क्लासिफिकेशन हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम। क्लियर। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक्स on the basis of टाइप ऑफ बॉन्ड, उनके बीच में कैसा बॉन्ड है। अगर सिग्मा बॉन्ड है, क्या बेटा, अगर सिग्मा बॉन्ड है तो वो कहलाएंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और अगर पाई बॉन्ड है तो वो क्या कहलाएंगे, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। सिग्मा बॉन्डेड इज ऑल अबाउट, ये आपका मेटल है, ये आपका कार्बन है, इसके बीच में जो बॉन्ड है अगर ये
सिग्मा बॉन्ड है तो ये क्या कहलाएगा, तो ये कहलाएगा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं बेटा। सी, पहला हमारे पास यही है बेटा, नाम हमने इसका बहुत अच्छे से सुना हुआ है, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम बेटा इसका? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड होता है। यहाँ पर कार्बन और मेटल के बीच में कैसा बॉन्ड होता है? ये होता है आर, ये होता है Mg, ये होता है X। तो यहाँ पर ये क्या है? ये है भाई मेटल। ये क्या है? एल्काइल ग्रुप। अगर ये कार्बन हुआ, CH3 हुआ, तो हमें क्या पता है यहाँ पर? दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज मोर देन मैग्नीशियम। तो ये टूटेगा कहाँ से बेटा? ये टूटेगा बिल्कुल यहाँ से। और अगर ये यहाँ से टूटेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये तो हम पढ़ भी चुके हैं कि आपने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी होंगी, इसे आपने एल्डिहाइड कीटोन में भी पढ़ा होगा, हाइड्रोकार्बन्स में भी पढ़ा होगा, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स में भी पढ़ा होगा। एक्टिव एजेंट होता है इसका R माइनस। ये R माइनस 2 की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बेटा? न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव करता है। और ये बिहेव करता है किसकी तरह? बेस की तरह भी बिहेव करता है। न्यूक्लियोफाइल की तरह कब बिहेव करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है जब ये कहाँ अटैक करे? जब अटैक करे, अटैक्स एट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, अगर ये वहां पर अटैक करे तो ये बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की तरह। पढ़ा हुआ है ना बेटा? और अगर ये अटैक करे एसिडिक H प्लस पे, अटैक्स एट एसिडिक H प्लस, तो ये बिहेव करता है एक बेस की तरह। तो इसे जो आप बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक में यूज करते हो, जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर इसके एक एग्जाम्पल में हम रिएक्शन लिख लेते हैं। ये वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। यहाँ पर इस कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड होता है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? अब इस केस में यहाँ पर इसकी रिएक्शन मैं आपको बता दूं, लाइक CH3MgBr की रिएक्शन अगर हम वाटर के साथ कराएं तो वाटर कैसे टूटता है बेटा? H प्लस OH माइनस। ये कैसे टूटेगा? CH3 माइनस MgBr प्लस। CH3 माइनस H प्लस के साथ क्या बनाएगा? CH4। और MgBr OH के साथ क्या बनाएगा? MgOH-Br। तो ये इसने क्या बना दिया? हाइड्रोकार्बन। तो ये हमने किसके रिएक्शन में डिस्कस कर ली। तो पहला ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बेटा दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नेक्स्ट देखेंगे बेटा, जिसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड। इसे भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? दैट इज टेट्रा इथाइल C2H5 होल 4 Pb। आजकल तो ये बैन हो गया है। ये बैन क्यों हुआ है बेटा? क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स का फॉर्मेशन करता है। इसे कहाँ यूज करते हैं बेटा? इट इज यूज्ड एज, याद करो, इट इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट। ये एक एंटी नॉकिंग एजेंट का काम करता है। याद करो, हाइड्रोकार्बन्स के लास्ट में आप पढ़ते हो ना सीटेन नंबर, ऑक्टेन नंबर, वहां आपने इसका नाम सुना होगा। ये क्या करता है? इट कन्वर्ट्स एज अ कैटलिस्ट, इसको यूज करते थे लीनियर हाइड्रोकार्बन्स, जो कि स्ट्रेट चेन में हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते थे, उन्हें ये किस में कन्वर्ट कर देता था? इनटू ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। ये लीनियर हाइड्रोकार्बन्स को किस में कन्वर्ट कर देता है? ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट कर देता है। और इसके बारे में क्या सुना है बेटा? बट ये अब यूज नहीं होता क्योंकि ये फ्री लेड का फॉर्मेशन करता है, जो कि लेड पॉइजनिंग क्रिएट कर देता है। बट नाउ इट इज बैंड because it forms free lead
विच कॉजेज, जिसकी वजह से क्या हो जाता है बेटा, विच कॉजेज लेड पॉइजनिंग। तो अब ये बैन हो चुका है। क्लियर? तो ये भी हमारे पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लेड हमारे पास एक मेटल है, डायरेक्टली बॉन्डेड होता है कार्बन से। क्लियर? नेक्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देखेंगे बेटा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। नाम तो आपने इसका जरूर सुना होगा, सुना है नहीं सुना बच्चों, जल्दी से बताओ। R3Al सुना है इसका नाम, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, R3Al डॉट R3Al डॉट TiCl4। ये R क्या रिप्रेजेंट करता है, एल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? तो इसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अगर इसका कॉमन नेम देना हो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। ये भी एग्जाम्पल किसका है बेटा, ये भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, इसका नाम भी आपने सुना होगा। इसको और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, R3Al डॉट TiCl4 हो गया, और इसको R3Al डॉट TiCl3 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जहाँ पे मेटल डायरेक्टली बॉन्डेड है कार्बन से। क्लियर? नेक्स्ट बेटा विल्किंसन कैटलिस्ट। क्लियर? विल्किंसन कैटलिस्ट क्या दिख रहा है बेटा फॉर्मूला इसका, दैट इज यहां पर, जैसे कि यहां पर R रिप्रेजेंट कर रहा था एल्काइल ग्रुप को, लाइक मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया। यहां पर पीएच किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, पीएच रिप्रेजेंट कर रहा है फिनाइल ग्रुप को, पी रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फोरस को। किसे बेटा, फॉस्फोरस को। क्लियर? RH रोडियम है और ये क्लोराइड, तो ट्राई फिनाइल ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, ये इस विल्किंसन कैटलिस्ट का नाम होता है। तो इसे हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा, दैट इज ट्रिस। ट्रिस ट्रिस की यूज किया क्योंकि इसमें भी 3 आ रहा था, ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, ये हो गया इसका नाम। यहाँ पर भी ये कैसा है बेटा, यहाँ पर भी एक ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है फॉस्फोरस को। तो जो मैंने नाम लिखे हैं उन्हें मैं अलग अलग कलर से हाईलाइट कर देती हूँ बेटा, ताकि आपको याद रहे। ये हो गया ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम क्लोराइड, ये हो गया हमारे पास ट्राई एल्काइल एल्यूमिनियम टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड। नेक्स्ट है बेटा, इसका नाम हमने अभी सुना था, इसको क्या बोलते हैं बेटा हम, जेलमांस रिएजेंट, R2CuLi, दैट इज जेलमांस रिएजेंट। दिख रहा है ना बेटा क्लियरली, हाँ थोड़ा सा होश पोश हो गया, कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। जेलमांस रिएजेंट बोलते हैं बेटा इसको, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, LiCuR2, इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर के साथ डायरेक्टली एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दैट इज ऑल्सो नोन एज लिथियम डाइएल्काइल क्यूप्रेट, that is lithium dialkyl cuprate। ध्यान से देखो बेटा, हर किसी एग्जाम्पल में मेटल हो या नॉन मेटल हो, वो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है किसके साथ, एल्काइल ग्रुप के साथ। तो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? ऊपर से ये हम रिमूव कर देते हैं, क्योंकि नहीं तो ऐसे तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, हमारे टाइप्स ऑलरेडी चल रहे हैं। क्लियर? यस बेटा, ये थे हमारे पास सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनोमेटेलिक तो है, ऑर्गेनोमेटेलिक है। कैसे पता चला बेटा, पता चला क्योंकि कार्बन और मेटल के बीच में सिग्मा बॉन्ड है, और अगर कार्बन और मेटल के बीच में पाई बॉन्ड है, किसी भी तरह का पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, तो वो होते हैं पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
वो भी हम बता देते हैं कैसे होते हैं, देखना बेटा ध्यान से। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? पहला है हमारे पास फेरोसीन। फेरोसीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? आयरन। इट इज अ सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, यहां पर हमारे पास आयरन है, नीचे एक साइक्लोपेंटाइल डाइईन है, ऊपर भी एक साइक्लोपेंटाइल डाइईन है, यानी कि 5 कार्बन, नीचे भी 5 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें 2 पाई बॉन्ड है। और उसके 5 कार्बन उस आयरन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, यानी कि मेरी ये 5 फिंगर्स दिख रही है आपको, ये 5 फिंगर्स, ये 5 फिंगर्स, सारे के सारे एक उसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? उसे हम कहते हैं फेरोसीन। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लाइक ये हो गया आयरन। क्लियर? तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? साइक्लोपेंटा डाइईनाइल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा? दैट इज C5H5 नीटा C5H5। C5H5 हमारे पास कितने होते हैं बेटा? ये होते हैं हमारे पास दैट इज 2। इसकी पावर में हमने लिखा 5। ये पावर क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि कितने कितने कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं कोऑर्डिनेशन में बॉन्ड बनाने के लिए। ये होता है बेटा फेरोसीन का फॉर्मूला। क्लियर? तो ये हमारे पास अगर इसका हम नाम लिखना चाहें तो वो क्या हो जाएगा? कितने हैं बेटा? बिस। बिस क्यों यूज हुआ? बिस इसलिए यूज हुआ क्योंकि इसमें डाइईनाइल यूज होगा। तो बिस साइक्लोपेंटा, बिस साइक्लोपेंटा डाइईनाइल, बिस साइक्लोपेंटा डाइईनाइल। क्या हो गया? बिस साइक्लोपेंटा डाइईनाइल आयरन। ब्रैकेट में आ जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज 2। अगर हमें इसे रिप्रेजेंट करना हो तो ध्यान के रखना बेटा, ये नीटा की जो पावर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये पावर हमें रिप्रेजेंट कर रही है कि इस C5H5 के कितने कार्बन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हुआ बेटा आयरन, ये रहा हमारे पास एक साइक्लोपेंटा डाइईनाइल, ये रहा हमारे पास दूसरा साइक्लोपेंटा डाइईनाइल। इसमें क्या हो रहा है? 2 पाई बॉन्ड और एक नेगेटिव चार्ज तो था। किसे बोलते हैं बेटा? ये होता है साइक्लोपेंटा डाइईनाइल। अब इस केस में क्या हो रहा है? इनमें तो रेजोनेंस हो रहा है, सारे के सारे इन्वॉल्व हो रहे हैं बॉन्डिंग के लिए। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? नीटा ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है कितने कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं बॉन्डिंग में, तो यहाँ पर इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह, रेजोनेंस हाइब्रिड की तरह। और ये 5 के 5 कार्बन इसके साथ क्या कर रहे हैं बेटा? ये बना रहे हैं इसके साथ 5 के 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऊपर से, 5 नीचे से। तो जो बॉन्ड इन्वॉल्व हुए हैं बनाने के लिए कार्बन और मेटल के बीच में, उनमें ये पाई बॉन्डेड का रोल है। तो इसलिए कहलाते हैं पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वही तो इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसी तरीके से और कंपाउंड्स है हमारे पास, फॉर एग्जांपल डाइबेंजीन क्रोमियम। क्लियर? अब डाइबेंजीन क्रोमियम, इसमें 2 क्या होती हैं? इसमें हमारे पास 2 क्या होती हैं? हेक्सेन रिंग होती है। ये क्रोमियम हो गया, ऊपर एक साइक्लोहेक्सीन है हमारे पास, नीचे एक साइक्लोहेक्सीन है, सारे के सारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। अगर सारे के सारे रेजोनेंस में इन्वॉल्व है तो 6 के 6 कार्बन इलेक्ट्रॉन पेयर देकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे। यहाँ पर ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ये हो गया हमारे पास इस तरीके से, ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड और ये इसके साथ, सारे के सारे कार्बन इन्वॉल्व हो रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए। तो इसकी ईटा की पावर कितनी होगी? 6। इसका फॉर्मूला बनाना चाहे क्रोमियम नीटा, नीटा की पावर 6, C6H6 2। तो इसका नाम भी क्या आ गया? बिस डाइसाइक्लोहेक्साडाइइनाइल दैट इज क्रोमियम। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास डाइबेंजीन क्रोमियम। यहाँ पर इस मेटल और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, तो इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं? दैट इज पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर? ज्यादा से ज्यादा बेटा एग्जाम्पल पूछ सकता है, इससे ज्यादा आपसे यहाँ पर कुछ नहीं पूछेगा।
नेक्स्ट नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा, इस एग्जाम्पल का नाम है जीजेस सॉल्ट। जीजेस सॉल्ट का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल। क्या फॉर्मूला होता है बेटा? दैट के पोटेशियम इज अ काउंटर आयन, प्लेटिनम इज अ सेंट्रल मेटल एटम, 3 लिगेंड्स क्लोरीन होते हैं एंड C2H2। C2H2 का फॉर्मूला क्या होगा बेटा? C2H2 का हमारे पास फॉर्मूला होगा दैट C2H4, क्योंकि CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, तो यहाँ पर होता है दैट इज C2H4, एक लिगेंड हमारे पास इथीन होता है, दैट इज द कंपाउंड। अब इस केस में अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं, तो यहाँ पर बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होते हैं हमारे पास 2 कार्बन, तो इधर हम क्या लिखते हैं? दैट इज नीटा 2 C2H4। अब इस केस में इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ठीक है। तो पोटेशियम हमारा काउंटर आयन हो गया, तो ये तो आयनाइजेशन स्फीयर में प्रेजेंट होगा, क्लियर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्या क्या प्रेजेंट है? ये हो गया प्लेटिनम, क्योंकि इसकी शेप कैसी होती है? इसकी शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, तो ये स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में होता है, तो एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, इस तरीके से ये एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ तो क्लोरीन नहीं होगा, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा बेटा? जो हमारा ये प्रेजेंट है दैट इज CH2 CH2। तो ये किस तरीके से प्रेजेंट होता है बेटा? देखेंगे यहाँ पर, इस तरीके से प्रेजेंट होता है, तो ये होता है बेटा दैट इज जीजेस सॉल्ट KPtCl3 CH2 CH2। अगर इसकी शेप अगर आप देखोगे इसके बारे में, तो ये DsP2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है। इसकी शेप कैसी होती है बेटा? शेप होती है इसकी यहाँ पर दैट इज स्क्वायर प्लेनर। नेचर में ये डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, तो इट इज डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्लियर। और कंपाउंड्स हम डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि मेटल और लिगेंड के बीच में, ये तीसरा टाइप है बेटा, जहां पर हमारे पास सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड भी होते हैं और पाई बॉन्डेड कंपाउंड भी होते हैं। तो जब मेटल और लिगेंड के बीच में सिग्मा और पाई दोनों हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड, क्लियर। तो जो हमारे पास लिगेंड होता है कार्बोनाइल, दैट इज C ट्रिपल बॉन्ड O, क्लियर, और ये होता है सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी होता है और सेंट्रल मेटल एटम के पास फिल्ड d ऑर्बिटल्स भी होते हैं, क्योंकि बेटा इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, इसके पास इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी तो होते हैं। तो बेटा ये जो हमारा लिगेंड होता है कार्बोनिल, जिसे हम बोलते हैं C ट्रिपल बॉन्ड O, ये लिगेंड की तरह काम कैसे करता है? क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है, तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ देता है? वो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है इस मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो देता है इस सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर देता है इन द फॉर्म ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है सिग्मा बॉन्ड का। एज इट इज बेटा, ये जो हमारा कार्बोनिल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी याद है बेटा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन किया था, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था अपन ने। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p2x, पाई 2p2y, सिग्मा 2p2z, फिर आते थे पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। कार्बोनिल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा? टोटल इलेक्ट्रॉन है इसमें कार्बन के 6, ऑक्सीजन के 8, तो कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। इसके 14 इलेक्ट्रॉन्स को जब हमने फिल कर दिया था, तो नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन सा था? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि जब हम इसका लिखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p2x बराबर पाई 2p2y, कॉमा सिग्मा 2p2z। अब नेक्स्ट कौन सा आने वाला था बेटा? पाई स्टार 2px या पाई स्टार 2py। ये क्या है?
एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। किसके? किसके? कार्बोनिल के। ये खाली हैं। कैसे हैं बेटा? ये है हमारे पास वेकेंट। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बोनिल के पास वेकेंट होते हैं पाई ऑर्बिटल। बोल सकते नहीं बोल सकते बेटा? सोच समझ के हाँ करना। देखो पहले एक बार ध्यान से। यस बेटा। तो अब इधर क्या होता है, यहां पर क्या होता है कि इसने कार्बोनिल के पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर था कार्बन के पास, वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने कहां दिया? वो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दिया इस सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में। किसमें दिया बेटा? वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल में। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसने दिया उसके पास था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो जब कार्बोनिल अपना इलेक्ट्रॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में देता है तो यहां से ये बनाता है सिग्मा बॉन्ड। लेकिन ये जो मेटल है, क्या इसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते? होते हैं ना, इन द फॉर्म ऑफ, किसमें होते हैं बेटा? इन द फॉर्म ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। भले ही इसके पास डी ऑर्बिटल खाली हो लेकिन उसमें एक दो इलेक्ट्रॉन तो होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन अपने कहां देता है बेटा? कोलेटरल ओवरलैपिंग करके इस कार्बोनिल के कौन से ऑर्बिटल में दे रहा है? ये दे रहा है किसमें बेटा? एम्प्टी पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py। तो इलेक्ट्रॉन किसमें जा रहा है बेटा? इलेक्ट्रॉन जा रहा है पाई बॉन्ड के किसमें? टू एम्प्टी पाई स्टार, दैट इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्योंकि वो तो खाली है। और वो इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे दे रहा है बेटा? साइडवाइज ओवरलैपिंग करके। तो कैसा बॉन्ड बना रहा है बेटा? ये वाला जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ये बन रहा है पाई बॉन्ड। यानी कि मेटल और कार्बोनिल के बीच में दो तरह की बॉन्डिंग होती है। जब ये कार्बोनाइल एज अ लीगेंड अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस सेंट्रल मेटल एटम के वेकेंट ऑर्बिटल में देता है तो बनाता है सिग्मा बॉन्ड। और जब ये मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से, कहां से बेटा? ये मेटल अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से, और वो फिल्ड डी ऑर्बिटल क्यों है? इन द फॉर्म ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब ये अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से इस कार्बोनिल के एम्प्टी पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन पेयर देता है तो ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। तो मेटल और कार्बोनिल के बीच में बेटा दो तरह की बॉन्डिंग होती है, सिग्मा बी और पाई बी। अब एक बात बताना, ये चीज हम पढ़े हुए हैं, ठीक है? ये मेटल जहां इलेक्ट्रॉन दे रहा है, कहां दे रहा है बेटा? मेटल इलेक्ट्रॉन कहां दे रहा है बेटा? मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है CO के ABMO में। और अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इंक्रीज होंगे तो मैं कह सकती हूं कि बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। मैम बिल्कुल कह सकते हो, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा हुआ है? NB minus Na divided by 2. That means number of electrons in bonding molecular orbital minus number of electrons in anti-bonding molecular orbital divided by 2. और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा। अगर बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी बेटा? बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी। क्योंकि ये भी हमने पढ़ा हुआ है क्या केमिकल बॉन्डिंग में कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होती है, बॉन्ड की लेंथ उतनी कम होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ज्यादा होती है। क्यों भाई? बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, स्टेबिलिटी ज्यादा है। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है तो तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है और बॉन्ड लेंथ क्या है? कम है। तो एक सिंगल कंसेप्ट कि जितनी ज्यादा मेटल के पास कॉम्प्लेक्स के अंदर
सेंट्रल मेटल एटम के पास जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होगी तो वो इलेक्ट्रॉन देगा कहां, कार्बोनिल के एबीएमओ में, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और उसमें इलेक्ट्रॉन जाना मतलब बॉन्ड ऑर्डर का डिक्रीज होना, मतलब बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज होना, बॉन्ड स्ट्रेंथ का डिक्रीज होना, बॉन्ड डिसोसिएशन, एंथैल्पी का डिक्रीज होना। क्लियर? तो अब यहां से क्वेश्चन कैसा बन सकता है, यहां से भाई क्वेश्चन बन सकता है, और ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितने इलेक्ट्रॉन वो एबीएमओ में जाएंगे, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी सेंट्रल मेटल एटम की उतनी ज्यादा होगी जितना ज्यादा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्लियर? तो यहां पर आ जाते हैं वापस, देखो बेटा सिंपल सा है, कार्बोनिल ये सेंट्रल मेटल एटम, सिग्मा बॉन्ड कब बना, कार्बोनिल ने इलेक्ट्रॉन पेयर दिए इसके वेकेंट ऑर्बिटल में, और जब इसके फिल्ड डी ऑर्बिटल ने अपने इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी में दिए तो वहां से बना पाई। इसलिए बेटा मेटल कार्बोनिल्स जो होते हैं उनके अंदर सिग्मा और पाई दोनों होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में स्टेटमेंट्स रीड कर लेते हैं बेटा। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनिल्स possesses both, अभी हमने पढ़ा सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर, उसमें दोनों होते हैं। द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन कार्बोनिल, बिल्कुल, इनटू वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, यही पढ़ा था बेटा अभी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कार्बोनिल के पास वो कहां दे देता है, मेटल के वेकेंट ऑर्बिटल में, और कौन सा बॉन्ड बन जाता है, सिग्मा। वहीं पे बेटा मेटल कार्बन पाई बॉन्ड कहां बनता है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम बाय डोनेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ फील्ड डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल, जो सेंट्रल मेटल एटम के फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं, भरे हुए डी ऑर्बिटल होते हैं, वो कहां देते हैं, वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि अब कार्बोनिल न्यूट्रल लिगेंड है हमारा। द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स, मेटल टू लिगेंड देखो, लिगेंड टू मेटल सिग्मा और मेटल टू लिगेंड पाई, ये जितना स्ट्रांग होगा ये उतना स्ट्रांग होगा, और उसको हम कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट विथ स्ट्रेंथ द बॉन्ड बिटवीन CO एंड द मेटल। क्लियर? कंक्लूजन्स मैंने बता दिए, वापस लिख देते हैं। इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ABMO, अगर ABMO में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, इंक्रीज होंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, डिक्रीज होगा CO का। क्यों? बॉन्ड ऑर्डर बराबर अभी बताया बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। और अगर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो हायर द डोनेशन टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। डोनेशन टेंडेंसी क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है, हायर द डोनेशन टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो देगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा बॉन्ड ऑर्डर उतना कम, बॉन्ड लेंथ उतनी ज्यादा, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप कैसे बता सकते हो बेटा, जितना ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा, यानी कि उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन वो देने की क्षमता रखता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखेगा CO के अंदर उतने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, CO के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन उतने कम देने की टेंडेंसी रखेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं तो CO के एंटी बॉन्डिंग में जाएगा ही नहीं तो बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा ही नहीं। क्लियर? क्वेश्चन देखो बेटा, CO बॉन्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम इन, CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ इनमें से किस में मैक्सिमम होगी? बेटा हम बोल सकते हैं CO की बॉन्ड स्ट्रेंथ मैक्सिमम चाहिए, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम की जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी और जितनी
कम नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, दैट मीन्स उतनी इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी कम होगी, उतना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, उतनी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। तो यहां पर सिंपली क्या देखना, सेंट्रल मेटल एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, सीओ की बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा। तो पहला मेटल देखा तो यहां पर वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई माइनस, बी देखा टाइटेनियम की आई -2, सी देखा क्रोमियम की कोई नहीं है, और डी देखा मैग्नीज की आई प्लस। तो क्या आंसर हो जाएगा बेटा, आप खुद बता दो, दैट विल बी द आंसर। क्लियर? जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, उतनी कम इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी, उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर, उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ, उतनी ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, उतनी कम बॉन्ड। क्लियर? सिंपल है बेटा बहुत। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। हालांकि हम कुछ स्टेबिलिटी अभी तक डिस्कस कर चुके हैं, कैसी स्टेबिलिटी हम डिस्कस कर चुके हैं उसके बारे में बात करते हैं। अभी तक हमने CFT पढ़ा था, लेकिन CFT ने भी कहीं भी स्टेबिलिटी को एग्जैक्टली डिफाइन नहीं किया। हमने EAN पढ़ा, वहां पर भी हमने जाना कि कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर EAN अचीव कर लेता है तो वो स्टेबल है, वो एग्जिस्ट करेगा। लेकिन एक और कंसेप्ट है बेटा, जहां पर मैथमेटिकली हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की। कोई भी मेटल लिगेंड के साथ मिलकर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है, यानी कि जिस रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन, जिस रेट से बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों की रेट्स बराबर है। तो हर स्टेप का क्या होता है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है, और हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ चुके हैं। तो हम उसे स्टेप वाइज भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम उसे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकाल सकते हैं, और यहां से जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसे हम कहते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए कि उसके इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है या स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है। यहां से इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो स्टेबिलिटी भी दो तरीके की होती है, एक होती है थर्मोडायनामिकली और एक होती है काइनेटिकली। थर्मोडायनामिकली का मतलब होता है बेटा जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, और काइनेटिकली मतलब कि वो बहुत ही ज्यादा लीस्ट रिएक्टिव होगा तो स्टेबल रहेगा, लेकिन वो बहुत जल्दी रिएक्ट कर रहा है यानी कि वो स्टेबल नहीं है। तो दो तरह की स्टेबिलिटी होती है, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा, दैट इज थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी। तो दो तरीके की हमारे पास, एक है हमारे पास बेटा दैट इज स्टेप वाइज, और एक होती है हमारे पास दैट इज ओवरऑल। यस बेटा ध्यान देना, पहली बात स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो मेटल और लिगेंड के बीच में ये जो बॉन्ड होता है, हम इस मेटल लिगेंड बॉन्ड की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मेटल लिगेंड बॉन्ड, दैट्स ऑल अबाउट अ स्टेबिलिटी। क्लियर? अब समझेंगे बेटा यहाँ पे ध्यान से, सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेबिलिटी और ओवरऑल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो ये जो हमारे पास स्टेबिलिटी होती है जिसकी हम बात कर रहे हैं, दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसे, फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं इसे। जितना ज्यादा फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी, मैम ये कौन सा कांस्टेंट है, मैंने कहा ना हम अभी कुछ रिएक्शंस रिप्रेजेंट करेंगे जो इक्विलिब्रियम में होंगी, और हम इसे क्या बोलते हैं, दैट इज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। हम इसे दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आज तक वैसे आया नहीं है लेकिन हम इसे पढ़ लेते हैं क्योंकि इट इज मेंशन्ड इन एनसीईआरटी। क्लियर? सबसे पहले बात करते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट की। मान लो बेटा एक मेटल है, वो लिगेंड के साथ मिला, इक्विलिब्रियम में है, और उसने कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन किया जिसमें एक ही लिगेंड है, और इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो K1 है। तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, क्या फॉर्मूला होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को एक्सप्रेस करने का, पढ़ चुके हो बेटा फिजिकल, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स रेज टू द पावर देयर स्टोइचियोमेट्री। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बना Ml, इसमें अगर मैं एक और लिगेंड मिला दूं तो यहाँ से क्या बनेगा, Ml2। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा,
दैट Ml2 is divided by concentration of Ml multiply by concentration of L. क्लियर? सेम इसी तरीके से मैं एक और कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर दूं, Ml2 में एक और लिगेंड मिलाया तो यहां से बना दैट इज Ml4. इसी तरीके से बेटा हम लिख सकते हैं. अब इस केस में ये जो हमने सारी स्टेप्स लिखी हैं, ये हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं. ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई. अगर मैं तीनों रिएक्शंस को ऐड करूं, अगर मैं तीनों रिएक्शंस को यहाँ पे ऐड करती हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा? अगर यहाँ पर हम K4 को भी एक्सप्रेस करना चाहे K4 को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं. लिख लेते हैं चलो सारा, ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए. तो यहाँ पे K4 क्या हो जाएगा बेटा? दैट इज Ml5. अब इस केस में ये जो एक्सप्रेशन हमने लिखा है, यहाँ से हम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की. ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट में हम सिंगल स्टेप में एक्सप्रेस कर रहे हैं. कैसे? एक मेटल है जो 4 लिगेंड्स के साथ रिएक्ट करके Ml4 कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है. क्लियर? यहाँ पे ये Ml2 था, ओहो ये मिस्टेक हमने कर दी, ये Ml3 होगा, ये भी 3 होगा, Ml2L हो गया, ये भी 3 होगा, तो ये 4 होगा. यस, ये मिस्टेक हो गया. यस बेटा. अब इस केस में अगर हमें सिंगल स्टेप में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या कर सकते हैं? Ml4. तो इसका जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है उसे हम बीटा L से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज Ml4 अपॉन मेटल लिगेंड की पावर 4. ये हो गई हमारी फिफ्थ इक्वेशन. अब देखो बेटा, यहाँ पर जो हमारे पास 1 2 3 4 है, यहाँ पर जो हमारे पास 1 2 3 4 रिएक्शंस है, क्या इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं. तो यहाँ पर बेटा अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा K1 K2 K3 4 में से वैल्यू किसकी होगी? K1 की सबसे ज्यादा, देन K2 की, देन K3 की एंड देन K4 की. कोई बताएगा ऐसा क्यों? सोचो थोड़ा. आप इक्विलिब्रियम पढ़ चुके हो और आप ये भी पढ़ चुके हो, जब पहली बार मेटल लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ होगा तो यहाँ पर रिपल्जन तो हुआ ही नहीं होगा ना, कंपैरेटिवली रिपल्जन कम हुआ होगा, क्योंकि दूसरी बार जब हमने लिगेंड को जोड़ा तो ये भी लिगेंड है, ये भी लिगेंड है. जब लिगेंड जुड़ेगा तो रिपल्जन होगा, रिपल्जन होगा तो ये जो भी बनेगा कंपैरेटिवली एनर्जी रिलीज होगी, तो इसकी वैल्यू कंपैरेटिवली कम होगी. अगर मैं इन सभी रिएक्शंस को ऐड कर दूं बेटा, अगर मैं 1 + 2 + 3 + 4 कर दूं तो यहाँ से क्या बचेगा बेटा? देखना एक बार. तो इनको लिखती हूं मैं एक बार. पहली रिएक्शन क्या थी बेटा? मेटल प्लस लिगेंड देन फॉर्म Ml2. फिर थी Ml2 प्लस लिगेंड दैट फॉर्म Ml3. ये था Ml3 प्लस लिगेंड दैट फॉर्म Ml4. यही था. यस. अगर मैं तीनों रिएक्शंस को ऐड करती हूँ तो क्या हो रहा है बेटा? फिर कुछ मिस्टेक, Ml2 + L Ml बार बार सेम मिस्टेक हम कर रहे हैं. कोई बात नहीं बेटा, बहुत इजी है. मैं एक बार पूरा लिख दूं फिर उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस समझाती हूँ. ये यहाँ पर एक ही लिगेंड था, मैंने 2 लिख दिए थे, दैट इज Ml2 + L दैट इज Ml3 + L. ये मैंने चारों रिएक्शंस लिख दिए हैं, दैट इज Ml4. जहां पर हम सबकी स्टेप वाइज स्टेबिलिटी को बताना चाहते हैं. ये हमारे पास फोर्थ रिएक्शन थी. देख लो बेटा ध्यान से, एक एक लिगेंड जब जुड़ रहा था तो ये K1 रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इसका K2,
K3 K4, ये चारों रिएक्शन है। अगर इन्हें ऐड किया जाए तो बच क्या जाएगा, ये इससे कैंसल आउट, ये इससे कैंसल आउट, ये इससे कैंसल आउट, बच गया मेटल प्लस 4 लिगेंड इज एन इक्विलिब्रियम विद Ml4। क्लियर। अगर मुझे इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो वो किसके बराबर आएगा, अगर मैंने चारों रिएक्शंस को ऐड किया है तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1, इसका K2, इसका K3, इसका K4। तो K1 क्या था, K1 था कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ml अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ M इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L। K2 भी था, K3 भी था, K4 भी था। लेकिन हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में आपने पढ़ा था, इफ रिएक्शंस गेट एडेड देन देयर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गेट मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पे ये बीटा 4 किसके बराबर होगा, K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। अब सॉल्व करके देख लो। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आपकी ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, जो आपने अभी निकाला था, दैट इज Ml4 अपॉन मेटल इंटू लिगेंड की पावर 4, जो कि किसके बराबर है, ये जो आपने अभी निकाला था, दैट इज इक्वल टू इक्वेशन 5। तो ये जो 6 इक्वेशन आई है दैट इज इक्वल्स टू 5। यानी कि आप स्टेबिलिटी स्टेप वाइज निकालो या ओवरऑल निकालो, ज्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं है। बस ध्यान रखना, ये जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट है, कोई भी रिएक्शन कोई भी कॉम्प्लेक्स जब बना है, अगर हम देख रहे हैं कि उसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा मैथमेटिकली वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी डेरिवेशन का एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये तो बस हमने प्रूफ किया है कि हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं और ओवरऑल स्टेबिलिटी भी निकाल सकते हैं, और दोनों की वैल्यू बराबर होती है। तो कभी अगर आपको स्टेप्स का भी स्टेबिलिटी कांस्टेंट दे दे और ओवरऑल पूछे तो ऐड करके निकाल सकते हो, ठीक है, बराबर आएगा। नेक्स्ट बेटा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलो या फॉर्मेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हो सकता है कभी वहां पर टर्म यूज कर ले इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, क्या यूज कर ले बेटा, दैट इज स्टेप वाइज स्टेबिलिटी। अब तो हम ये निकाल चुके हैं, कभी वर्ड यूज कर ले इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ध्यान रखना, ये इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो अभी हमने निकाला था और जिसको हम फॉर्मेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो अगर कभी इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू दे दे तो आप उसको रेसिप्रोकेट कर देना। आप उसको रेसिप्रोकेट कर दोगे तो आप स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू वहां से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। एंड बेटा मुझे बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड हो रहा है, इसीलिए इंटरेक्शन कम हो रहा है, हम कंटेंट पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन आप इस कंटेंट को एकदम ध्यान से समझो और अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। मैंने लाइव डाउट सेशन के लिए आपको बोला हुआ है, जिस दिन हमारा चैप्टर खत्म होगा उस दिन हम एक लाइव डाउट सेशन रखेंगे PYQs के बियॉन्ड। क्लियर। तो अगर होगा रिक्वायर्ड तो ज़रूर रखेंगे। रेस्ट बेटा, अब हमारे पास जो टॉपिक रह गया है वो है एप्लीकेशंस, और दैट इज लास्ट हमारे पास जो बच रहा है आइसोमेरिज्म, उसको हम डिस्कस करेंगे मंडे। लेकिन आज हम एप्लीकेशन जरूर डिस्कस कर लेते हैं। इस पे न्यूमेरिकल कैसा आता है वो भी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। यस बेटा, न्यूमेरिकल कैसा आता है देखना ध्यान से, कुछ भी हो लेकिन जुकाम नहीं होना चाहिए, सच में, है ना बच्चों, उससे ना मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। यस बेटा आ जाओ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम बात कर रहे थे इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट की। तो हमें क्या पूछा है बेटा, यहाँ पे पढ़ो क्वेश्चन ध्यान से और एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो। हमें इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट पूछा है, ठीक है। इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलो क्या बेटा,
इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलो, या आप इसे क्या बोलो, डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या बेटा, डिसोसिएशन कांस्टेंट। दोनों क्या होते हैं, एक ही बात है, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और अभी इसका एक और नाम क्या बताया था बेटा, फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू पूछी है, कॉम्प्लेक्स आपको दे रखा है, और बीटा एन दे रखा है बेटा, बीटा एन इसका सिंबल होता है। ये वैल्यू दे रखी है हमें किसकी, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो हम निकाल सकते हैं बेटा दैट इंस्टेबिलिटी कांस्टेंट बराबर 1 अपॉन 1.4 इंटू 10⁻13। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 7 14, 2 5 10, दैट इज कितना आ गया बेटा, यहाँ से देखना 0.7 5 30, 7 6 42, 7 7 49, 1 7 1 7 इंटू 10⁻13। क्लियर, देख लो बेटा आंसर आएगा इतना अप्रोक्सीमेटली। या तो ठीक प्रॉपर आ जाए या फिर आए ना, ये मिडिल स्टेज सबसे बेकार होती है। ठीक है, यस बेटा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं 2-3 पॉइंट्स की, और हम स्टेबिलिटी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स अगर कभी भी देखना हो नॉर्मली कॉम्प्लेक्सेस को कंपेयर करके, तो स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की कितनी ज्यादा होगी बेटा, अगर डायरेक्टली कंपेयर करवा रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। जितनी ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी सेंट्रल मेटल एटम की, उतनी ज्यादा CFSE होगी। दैट इज और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मेटल आयन। जो भी आपका सेंट्रल मेटल एटम है उसका साइज जितना छोटा होगा उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी। और कैसे कंपेयर कर सकते हैं बेटा, दैट इज बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड। लिगेंड की स्ट्रेंथ बोल लो या इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी जितनी ज्यादा होगी। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी CFT में भी कवर हो चुके थे लेकिन डिस्कस नहीं हुए थे। ठीक है, तो दैट्स ऑल अबाउट हेडिंग थी, हमने कोई बात नहीं यहाँ पर लिख लिया, दैट इज अबाउट स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं बेटा कीलेटिंग लिगेंड। हालांकि हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जहां हमने टाइप्स ऑफ लिगेंड पढ़े थे। कीलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं बेटा, वो लिगेंड जो सेंट्रल मेटल एटम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये हमने पढ़ा था। तो ये कीलेट लिगेंड फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा एक है हमारे पास मोनोडेंटेट लिगेंड और एक है हमारे पास कीलेटिंग लिगेंड। कीलेटिंग लिगेंड क्या करेगा, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर देगा। क्लियर, लिगेंड का नंबर तो कम होगा लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड ज्यादा होगा। अब इस केस में क्या होगा कि कंपैरेटिवली नंबर ऑफ लिगेंड्स कम हो गए तो हिंड्रेंस कम होगा, एंट्रोपी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो बिल्कुल ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास CONH3 होल 6। क्लियर, ये है NH3 ये इलेक्ट्रॉन पेयर देकर यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है बेटा, अमोनिया इज अ मोनोडेंटेट लिगेंड, 6 बॉन्ड बना रहा है, 6 ये बनाएगा। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, नंबर ऑफ लिगेंड 6 है, यहां पर नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं 3। इससे क्या फर्क पड़ेगा मैम, बेटा नंबर ऑफ लिगेंड्स कम है, हिंड्रेंस कंपैरेटिवली कम होगा, यहां पर इसकी शेप क्या हो जाएगी EN। क्लियर, तो होता तो इसी तरीके से है, इथाइलिन डाई अमीन कैसे प्रेजेंट होगा, CH2 NH2 CH2 CH2 NH2। क्लियर, NH2 CH2 CH2 NH2। क्लियर,
NH2 क्योंकि नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं, CH2 CH2 NH2। अब ये जो कंपाउंड है ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है। ये मोर स्टेबल क्यों है बेटा? इसने साइक्लिक कॉम्प्लेक्स का तो फॉर्मेशन किया ही किया, लेकिन नंबर ऑफ लिगेंड्स कंपैरेटिवली कम हो गए। क्या हो गए बेटा? नंबर ऑफ लिगेंड्स कम हो गए। नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होने की वजह से कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक तरीके से कम हुए, हिंड्रेंस कम होगा। इसमें क्या होगा बेटा? हिंड्रेंस कम होगा। हिंड्रेंस कम होगा तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसकी कंपैरेटिवली रैंडमनेस भी क्या होगी? ज्यादा होगी। इसलिए कैसे होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? मोर स्टेबल। तो जो हमारे पास कीलेटिंग लिगेंड्स होते हैं वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनका हिंड्रेंस कम होता है नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होने की वजह से, एंट्रोपी नंबर ऑफ लिगेंड्स कम होने की वजह से ज्यादा हो जाती है, रैंडमनेस ज्यादा हो जाती है। इसीलिए कीलेटिंग लिगेंड्स फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। क्लियर? नेक्स्ट बेटा मैक्रोसाइक्लिक। मैक्रोसाइक्लिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? अगर कीलेटिंग लिगेंड साइक्लिक हैं तो वो और ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेंगे। लिगेंड कीलेटिंग लिगेंड ही आपका साइक्लिक है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था सेम एज अबव। अगर आपका कीलेटिंग लिगेंड ही साइक्लिक है तो वो और स्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि बड़ा एक साइक्लिक रिंग बनेगा तो वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मैम क्या यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है? आने को तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। टॉपिक्स हमें सारे कवर करने हैं, ठीक है? रिकॉल कर देती हूँ। आज हमने क्या पढ़ा बेटा? आते ही हमने सबसे पहले कंटिन्यू किया टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटेली क्या होते हैं, सिग्मा के एग्जाम्पल, पाई के एग्जाम्पल, सिग्मा पाई का कंसेप्ट, सिनर्जिक इफेक्ट, उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड हमने स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का मैथमेटिकल रिलेशन, इतना याद रखो बस, वहां से न्यूमेरिकल आ सकता है। थर्ड हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस, क्योंकि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो कहलाते हैं कॉम्प्लेक्सेस या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमारी साइंस ने, हमारे रेगुलर लाइफ में हमने उन्हें कितना यूज किया, हमें नाम तो पता होगा, हम यूज भी करते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, जिसको हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट में आपने पढ़ लिया था सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल आर एंटी कैंसर ड्रग, नाम जरूर सुना होगा। लेकिन आपको पता है वो सिस्प्लेटिन क्या होता है? सिस्प्लेटिन प्लैटिनम का एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है जिसमें सिस पोजीशन में दोनों लिगेंड्स होते हैं, उसे सिस्प्लेटिन बोलते हैं। इट इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इट इज यूज्ड एज अ एंटी कैंसर मेडिसिन। क्लियर? तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये सारे स्टेटमेंट्स मैंने एज इट इज एनसीईआरटी से उठाए हैं। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे मैम एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत है? बेटा पूरा कवर कर लिया है मैंने नोट्स में, चाहे वो डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर हो चाहे कोऑर्डिनेशन हो। आपको एनसीईआरटी रीड करने की जरूरत जब होगी तब मैं बोलूंगी। अगर ऐसा होता बेटा कि मैं आपको एनसीईआरटी रीड करने के लिए बोलती तो फिर मैं आपको नोट्स क्यों लिखवाती? जो नोट्स मैं कॉपी में लिखवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आप एक बार सिर्फ गो थ्रू हो जाओ, कोई चीज लगती है तो ऐड कर लो। अगर बेटा नोट्स अच्छे नहीं होंगे ना तो पढ़ने का मन नहीं करने वाला, ये ध्यान रखना, ठीक है? क्या क्या इंपॉर्टेंस है बेटा देख लेते हैं, उसके बाद हमारा इस टॉपिक का एक टॉपिक रह जाएगा और उसका नाम रहेगा आइसोमेरिज्म। क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ मेटल आयंस इन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आपने सुना होगा कि लैब में आप इन्हें एज अ एजेंट यूज करते हो, टाइट्रेशन करते हैं। निकल डीएमजी हो गया, डाइमिथाइल ग्लाइकोजेन का कंपाउंड है, तो डीएमजी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ईडीटीए इथाइलिन डायमीन टेट्राएसीटेट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। हाइड्रोजन चैप्टर नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें आयन एक्सचेंज मेथड में भी यूज होते हैं। तो ये सारे जो कंपाउंड यूज हो रहे हैं उनमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Detection and estimation of metal ions and qualitative quantitative analysis can be done by the familiar color reaction with number of ligands, especially chelating ligands, including EDTA, ethylene diamine tetraacid, dimethyl glycogen DMG, orthonitroso-beta naphthol, cuprone. These all are the compounds beta used in qualitative and quantitative analysis of metal ions.
वाटर की हार्डनेस को अगर एस्टिमेट करना होता है, अगर हमें रिमूव करनी होती है, तो वहां पर हम एक कंपाउंड यूज करते हैं, दैट इज Na2EDTA। इसमें पता है क्या होता है, इसमें ना जो ये मेटल आयंस होते हैं ना, इन मेटल्स को, क्योंकि हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से होती है। तो वो जो हमारे पास क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के, उनमें से हमें कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव करना है, तो हम इन कॉम्प्लेक्सेस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, मेटल्स डिस्प्लेस हो जाती हैं और वाटर के अंदर लेस रिएक्टिव आयंस रह जाते हैं। क्लियर? तो ये यूज करते हैं विद EDTA। तो EDTA क्या है, EDTA में कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। The selective estimation of these ions can be done due to the difference in stability constant of calcium and magnesium complexes. Clear? Next बेटा, extraction process of metals, like ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो बेटा, extraction process of metal ions like silver and gold, इनका जो हम extraction करते हैं सिल्वर एंड गोल्ड का, मेटलर्जी चैप्टर अगर आपको याद हो बेटा, नहीं होगा याद, हम पढ़ाएंगे और वहां पे हाईलाइट करेंगे। वहां पर क्या करते हैं बेटा, एल्यूमिनियम, वहां पर हमारे पास दो मेथड होते हैं, 4 स्टेप होती है बेटा किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। जो सेकंड मेथड होता है प्योरिफिकेशन ऑफ ओर, उसके भी हमारे पास फिजिकल केमिकल दो मेथड होते हैं। तो मेथड होता है केमिकल लीचिंग, जहां पर हम एल्यूमिनियम की ओर्स को प्योरीफाई करते हैं। तो उसके लिए हम वहां पर इन कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है, ये इनसॉल्युबल कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ये हम वहां पर बिल्कुल पढ़ेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, दैट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ऑफ मेटल्स लाइक लिथियम गोल्ड make use of complex formation, for example combines with cyanide in presence of oxygen and water to form coordination entity। ये coordination entity का formation होता है AuCN twice in aqueous solution। gold can be separated in metallic form from its solution by the addition of zinc, but ये application है coordination compound का। purification of metals, वहां पर बेटा जब लास्ट स्टेप होता है प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल, वहां पे हम पढ़ेंगे वॉन आर्कल मेथड, मॉन्ट्स प्रोसेस। तो वहां पर हम क्या करते हैं, इनसॉल्युबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो उन्हें हम जिन कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट करते हैं वो भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही होते हैं। इम्प्योर निकल को प्योर करने के लिए पहले हम उसे NiCO4 में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम में भी इसका यूज है। pigment responsible for photosynthesis chlorophyll is a coordination compound of magnesium। बायो में पढ़ते हो बेटा जोलॉजी में। नेक्स्ट बेटा हेमोग्लोबिन, रेड पिगमेंट होता है ब्लड का, आपने इसकी स्ट्रक्चर देखी हो, तो बीच में आयरन होता है, 4 पोरफायरिन रिंग्स होती हैं जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं, इज अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ आयरन। विटामिन B12 हो गया, साइनोकोबैलामाइन हो गया, एंटी प्रिनीशियस एनीमिया फैक्टर के लिए यूज करते हैं, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कोबाल्ट के होते हैं। एंजाइम्स हो गए लाइक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर यूज्ड as catalyst for many industrial process, example include rhodium complex, tris triphenyl phosphine rhodium chloride, विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं, जो कि हाइड्रोजनेशन के लिए एल्कीन्स में हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं, एल्केन्स में कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक में रिएक्शन आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट बेटा, आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर एंड गोल्ड। इन कॉम्प्लेक्सेस का जो फॉर्मेशन होता है इनमें भी क्या प्रेजेंट होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो पहले के टाइम पे यूज होती थी, दैट इज डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय वॉशिंग विद हाइपो सॉल्यूशन। वो जो सॉल्यूशन यूज किया जाता था, देखो कितनी चीजें हमें पता ही नहीं होती हैं, वो सॉल्यूशन जिससे वो फोटो निकाल कर ब्लैक एंड व्हाइट में उसको कन्वर्ट किया जाता था, वो सॉल्यूशन हाइपो सॉल्यूशन होता था। और सॉल्यूशन में जो केमिकल होता था उसे कहाँ हम करते थे मिक्स, कैसे करके AgBr के साथ कॉम्प्लेक्स बनाते थे, दैट इज हाइपो सॉल्यूशन का फॉर्मूला। ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ कीलेट थेरेपी in medicine chemistry, an example is treatment of problems caused by the presence of metals in toxic proportions in plant animal system। excess of copper and iron are removed by the chelating ligands, उसके लिए D-penicillamine यूज करते हैं। ये पूरा बायो का पार्ट है बेटा, जहां पे हमें सिर्फ याद रखना है कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का यूज कहाँ कहाँ होता है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, अगर कोई जहर खा ले, some coordination compound of platinum effectively inhibit the growth of humors, example cisplatin, मैंने आपको बताया था
सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल एंटी कैंसर ड्रग, तो उसमें बॉन्ड प्रेजेंट होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर? दीज ऑल आर द एप्लीकेशन। यहाँ पर हमारे आज के टॉपिक्स खत्म होते हैं। तो आज का जो थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा देखो इंपॉर्टेंट वो भी है, क्योंकि आ गया अगर 1 मार्क में तो हम क्या करेंगे, तो बेटा ये जितना भी आज हमने डिस्कस किया है इसको नोट डाउन करना। सिंपल 3 एप्लीकेशन हमने डिस्कस किया आज। ऑर्गेनोमेटेलिक क्या होते हैं, मेटल कार्बोनिल का सिग्मा पाई बॉन्ड, स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड एट लास्ट इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन। आप पॉइंट्स में लिख लेना, बट आपको कंपाउंड्स के नाम पता होने चाहिए, क्योंकि बेटा अगर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जब मैं पीवाईक्यू डिस्कस करूंगी क्वेश्चन आए हैं बेटा वहां से, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन है, और अंडरलाइन करना उन कंपाउंड्स को जो यूज हुए हैं, क्योंकि पेपर के टाइम पे एटलीस्ट स्ट्राइक करेगा। तो मंडे हम डिस्कस करने हैं वाले हैं बेटा आइसोमेरिज्म। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे मोटिवेटेड एंड थैंक यू सो मच उन सभी स्टूडेंट्स को जिन्होंने मुझे बोला है गेट वेल सून। थैंक यू बेटा एंड थैंक यू एफर्ट्स को अप्रिशिएट करने के लिए। ठीक है, तो आज हमारा यहाँ का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टाइम में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू।